नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो बंगाल इस समय रक्त रंजित है। जितनी हिंसा 8 चरणों के विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं हुई, उससे भी कहीं ज़्यादा हिंसा की खबरें पिछले 2 दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद मिल रही हैं। खबर आ रही कि कम से कम 12 लोगों की मौत इस चुनाव के बाद हुई हिंसा में हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि इन 12 में से 9 लोग जो हैं वो उसके अपने कार्यकर्ता हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का भी दावा है कि उसके 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। उधर सीपीएम कांग्रेस इन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो हिंसा हो रही है चुनाव परिणाम आने के बाद, उसमें उनके कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है? मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो चुनाव परिणाम आए हैं वो भी एक है, क्योंकि टीएमसी को पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभर कर आई है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ज़मीनी स्तर पर जहां पर कि एक एक वोट के लिए संघर्ष होता है, यह संघर्ष परिणाम आने के बाद सड़कों पर इस खून खराबे के तौर पर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 5 साल में पार्टी ने बड़ी मुश्किल से ज़मीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की है, स्थानीय स्तर पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की है और बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन भी जुटाया है। जो परिणाम आए हैं उसमें चाहे बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई उस सीटों के हिसाब से, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में जब उसको केवल 3 सीटें मिली थी, बीजेपी की सीटों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पार्टी का वोट भी बढ़ा है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, और ये निश्चित तौर पर यह दिखाता कि किस तरह से बीजेपी वहां पर अब कांग्रेस और लेफ्ट को पीछे छोड़कर प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। आने वाले 5 वर्षों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होना है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर कि इस तरह की हिंसा का एक इतिहास रहा है, वहां पर यह हिंसा कोई नई बात नहीं है, और शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग के इस फैसले पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, जिनमें कि टीएमसी भी शामिल थी। टीएमसी का सीधा सीधा आरोप था कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर खेल रहा है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने इतने लंबे चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन हुआ क्या? जो चुनाव हुए उसमें अगर 1-2 घटनाओं को छोड़ दें, जिसमें कि सीएपीएफ जो थे उनको जब गोलियां चलानी पड़ी थी और उनकी गोली में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता समर्थक मारे गए थे, उसके अलावा पूरे तौर पर जो है वो चुनाव में जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में होती आई उससे वो मुक्त रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया, जैसे ही ये पता लगा कि टीएमसी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो यह हिंसा का दौर अचानक शुरू हो गया। हम जानते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान भी जो केंद्रीय बल आए थे उनको लेकर के हमेशा सवाल उठाए गए, उनकी भूमिका को लेकर के सवाल उठाए गए। यहाँ तक कह दिया गया मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को कि ये तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इसके बाद क्या होगा ये आप समझ लीजिए। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते लगता है कि ये हिंसा हो रही है। हालांकि अब इस हिंसा को बीजेपी ने भी अपनी ओर से बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। ममता बनर्जी भी अब इस बात का उनको रियलाइजेशन हुआ है कि यह हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हो रही है और इससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है जो वो जनता के सामने रख चुकी हैं। तो ऐसे में वो भी जुट गई हैं। उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें कि पुलिस कमिश्नर को, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। हिंसा को रोकने के उपायों पर चर्चा उसमें की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फ़ोन किया है, चिंता जताई है इस पूरी हिंसा पर। हम जानते हैं कि कल ही राज्यपाल ने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उन्हें तलब किया था, उनसे सवाल जवाब किया था कि आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से इस पूरी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी का जहां तक प्रश्न है, लगातार सोशल मीडिया पर पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया था कल कि वो खुद आज कोलकाता जाएंगे। वो आज कोलकाता पहुंच गए हैं। वो तमाम हिंसा प्रभावित अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कल भी यहाँ रहेंगे कोलकाता में, ये बताया गया है उनकी ओर से। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे देश में धरना देने का फैसला किया है इस
हिंसा के खिलाफ। हालांकि बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि इस धरने के दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। तो ये इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने दबाव बनाया है। दूसरी तरफ सीपीएम वो भी पीछे नहीं है। सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के महासचिव है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह हिंसा जो हो रही है इसमें सीपीएम के दूसरी लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उधर एनएसयूआई की ओर से भी ट्वीट किए गए हैं जिसमें वो तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। तो ये जो राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है, इसमें सभी पार्टियां एक तरह से कहें कि विक्टिम हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा उस पर जो है सबकी नज़रें चली जाती हैं। हालांकि कल ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि राज्य में इस तरह की हिंसा हो, वो सख्त इसके खिलाफ हैं। उन्होंने हालांकि एक बात ज़रूर जोड़ दी थी कि अभी तो जो पूरा सरकार है, सत्ता है, प्रशासन है, वो सब चुनाव आयोग के हाथ में है। सारे अधिकारियों की नियुक्ति, तैनाती है सब चुनाव आयोग ने की हुई है। अभी ये एक तरह से तकनीकी तौर पर उनकी बात सही है क्योंकि वो राज्यपाल से मिल चुकी हैं, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, कल उनको अपना शपथ लेना है। लेकिन फिर भी ये जो उनकी दलील है इसमें ज़्यादा दम नहीं दिखता क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, सब जानते हैं कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। और ऐसे वक्त पे जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन होते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह अपेक्षा ममता बनर्जी से की जा रही है कि वो इस हिंसा पर तुरंत ही लगाम लगाए। देखिए ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो चाहे शाब्दिक हिंसा हो चाहे शारीरिक हिंसा हो। हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था कि किस तरह की शाब्दिक हिंसा का प्रयोग चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे तृणमूल के नेता हों या अन्य पार्टियों के नेता, उन्होंने शाब्दिक हिंसा की थी। किस तरह से वो एक तरह की हिंसा की चेतावनी शब्दों के जरिए देते रहे थे। लेकिन ये ज़मीन पर इस पर अमल हो, ज़मीन पर ये उतरता हुआ दिखे और ज़मीन पर हम देखें कि हिंसा हो रही है, ये किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और पश्चिम बंगाल की जो छवि है उसके लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए यही बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके जो भी इस हिंसा में शामिल हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों या फिर किसी अन्य पार्टी के हों, उनको ज़रूरी संदेश जाना चाहिए, कड़ा संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। देखना होगा क्योंकि अगले 24 घंटे से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर। इसमें निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कोई ना कोई कड़ा कदम ज़रूर ऐसा प्रशासन की ओर से उठाया जाएगा ताकि जो हिंसा हो रही है उस पर लगाम कसी जा सके। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।